उच्छुने में भी क्या धातु है? शिव धातु है। उच्छन ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में ओदितश्च नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है, जिसमें हमने नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों के बारे में, आदेशों के बारे में, आगमों के बारे में और उनका प्रयोग करके शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। किस शब्द में कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, कौन कौन से आगम आ रहे हैं और उन आगमों के प्रयोग से वो शब्द किस प्रकार सिद्ध हुआ है, उनमें किन किन नियमों का प्रयोग हुआ है। इन चीजों के साथ हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। आज हम अपने नियम को ओदितश्च नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? ओदितश्च। अब ओदितश्च क्या कह रहा है, आइए शुरू करते हैं। ओदितश्च कह रहा है कि ओदित धातुओं से पर निष्ठा के तकार को नकारादेश हुआ। निष्ठा के तकार को क्या हुआ? नकारादेश। अब जब नकारादेश होगा तो हमारा उदाहरण है क्या है? भुग्ने। अब यहां पर दो धातुएं हैं, एक तो भुग्ने, भुजो धातु है तो उससे भुग्ने बनेगा। एक धातु है टुओसिव, उससे उच्छुनय रूप बनेगा। अब सर्वप्रथम हम भुग्ने रूप को देखते हैं। अब भुग्ने में भुग्ने भुजो धातु है तो भुजो धातु की भुआजो धातु से धातु संज्ञा कर देंगे। अब भुजो में ओ है, ज में ओ, तो उसकी उपतय से अज अनुनासिक इच्छ इच्छ संज्ञा प्राप्त है, इच्छ संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो शेष क्या रहा हमारे पास? भुज। अब पिछली कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़े थे, दो नियम, एक तो कत कत वतो निष्ठा और एक निष्ठा। तो यहां पर निष्ठा नियम आ जाएगा, सूत्र से क्या होगा? कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और जब कत प्रत्यय होगा तो हमारे पास क्या बना? भुज प्लस कत। जब भुज प्लस कत बन जाएगा तो कत का क्या शेष रहेगा? त। लसक व तदिते से ककार की संज्ञा हो जाएगी। लकार सकार और क वर्ग की संज्ञा करता है और तस्य लोप से लोप। अब हम कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृत संज्ञा करना भी आवश्यक है। वो किससे होगा? कृत अतिंग से कृत संज्ञा हो जाएगी। आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आर्ध धातुक शब्द है, सार्व धातुक और आर्ध धातुक। तो यहां आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा और आर्ध धातुक कस्टेड बलादेह नियम से इट के आगम की प्राप्ति हो रही थी। जब इट के आगम की प्राप्ति थी तो एक नियम आता है, एकाच उपदेशे अदातात नियम से इट के आगम का निषेध कर दिया। और जब इट के आगम का निषेध हो जाएगा तो सार्वधातुकार धातु का वो भी तैयार रहता है कि भी गुण की भी प्राप्ति हो रही है। भैया आपने इट के आगम की प्राप्ति नहीं की, गुण की ही प्राप्ति कर लें। परंतु गुण की प्राप्ति के लिए भी हमारे साथ एक नियम आता है कि नहीं भाई रुक, तुम भी नहीं होगे। कौन सा नियम है? किंगति चय। अब किंगति चय से गुण का भी निषेध हो गया। अब गुण का निषेध होने के बाद पूर्व कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा था, चोकू। क्या नियम पढ़ा था? चोकू। अब भुज धातु है, भुज धातु क्या करी है? तो भुज धातु में चोकू नियम से च वर्ग के स्थान पर कर्म से क वर्ग आदेश हो जाएगा। चो मतलब च वर्ग, कु मतलब क वर्ग। ठीक है, तो च वर्ग के स्थान पर कर्म से क्या हो जाएगा? क वर्ग। अब च छ ज तीसरा वर्ण है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? क ख ग। तो हमारे पास रूप क्या बना? भुग प्लस त। अब भुग प्लस त रूप बन जाएगा। तो अभी अभी जो नियम पढ़ा है, जिस नियम से आज की कक्षा प्रारंभ की है, ओदितश्च। ओदितश्च से तकार को नकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, और जब तकार को नकारादेश होगा तो भुग्ने हमारा रूप बन गया। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो भुग्ने रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार उच्छुन है। क्या है? उच्छुन है। अब उच्छुन में भी क्या धातु है? शिव धातु है। उच्छन उच्छुन है। आदरणीय टू डू वह से टू की संज्ञा हो जाएगी। ये टू वो शिव था ना, धातु हमने ऊपर क्या पढ़ी थी?
टू ओ सवी, तो हमारे पास सवी शेष रहता है, क्योंकि आदरणीय टू डोबय से टू की संज्ञा होगी, उपदेश से अजनुनासिक इच्छा उकार की हो गई, और तस्य लोप से इन दोनों की संज्ञा करके तो हमारे पास शेष रहा सवी। क्या शेष रहा? सवी। अब सवी की हम भुआद्यो धातु से धातु संज्ञा कर देंगे, और उत उपसर्ग पूर्वक उपसर्गात क्रिया योग्य से उपसर्ग संज्ञा कर देंगे। ते प्राग धातु से पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होगा, जो उत उपसर्ग है वो धातु के पूर्व में प्रयोग होगा। अब निष्ठा रूप से कत प्रत्यय आ जाएगा। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही है। देखिए कत का त शेष रहा, फिर संज्ञा और धातु संज्ञा आदि हमने कर दी। जब ये सभी कार्य हो जाएंगे तो एक नियम आता है वची स्वपी यजादि नाम किति, सूत्र से वकार को संप्रसारण हो जाएगा। अब संप्रसारण किसको कहते हैं? आपने यण संधि पढ़ी होगी, इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, यण के स्थान पर इक हो जाएगा। अब यण में य व और इक में ई उ, तो व के स्थान पर क्या हो गया? उ है, व के स्थान पर क्या हो गया? उ। और जब व के स्थान पर उ होगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? उत प्लस सूत प्लस त, संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा, और हलय नियम से उकार को दीर्घ उकार आदेश हो जाएगा। और हलय नियम से जब उकार को दीर्घ उकार आदेश होगा तो कत के तकार को नकार आदेश किस नियम से होगा? पिछली सिद्धि में किया था हमने, ओदित से। बहुत अच्छे। और जब ओदित से उ हो जाएगा, सॉरी तकार को नकार हो जाएगा, तो उत सु न, ये होने के बाद एक नियम आता है सस्थोअटी, सूत्र से सजत्व सुत्व और धातु के सकार को छत्व हो जाता है। सुत्व और धातु के सकार को छत्व हो जाता है। अब उत के तकार को तो च बन जाएगा, और सकार को क्या बन जाएगा? छ, और इनको मिला देंगे और प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो उच्छन है, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो उच्छन है रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है सुसह कह। क्या नियम आता है? सुसह कह। अब सुसह क्या कह कर रहा है कि सुप धातु से पर निष्ठा तकार को ककार आदेश होता है। अब ऊपर तो निष्ठा तकार को क्या हो गया था? नकार आदेश, और यहां पर क्या हो रहा है? ककार आदेश। किस नियम से? सुसह कह नियम से। अब उदाहरण इसका क्या है? शुष्क है, उदाहरण क्या है? शुष्क है। अब शुष्क बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और वैसे भी पूछा जाता है साक्षात्कार आदि में, और हर परीक्षा में आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जब शुष्क है रूप आ गया तो शुष्क है का शुष्क धातु है। अब शुष्क धातु की भुआदि धातु से धातु संज्ञा कर दी, निष्ठा से कत प्रत्यय कर दिया, जैसे पूर्व सिद्धि में हमने किया था। आर धातु कम शेष से आर धातु संज्ञा कृत संज्ञा आदि हमने कर दी। हमारे पास शेष रहा शुष्क प्लस त रहने के बाद हमने गुण की प्राप्ति है लघुपद पुगंत लघुपद से, परंतु किंगति च निषेध कर देता है। अब सुसह कह नियम क्या कहता है? तकार को ककार आदेश हो जाएगा, जो कत का तकार था उसको क हो गया, सुस क, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो शुष्क रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सरल है। अब इसी प्रकार आगे नियम आता है पचो वह। क्या नियम आता है? पचो वह। अब उदाहरण क्या बनता है? पक्व, अर्थात पच धातु से पर निष्ठा तकार को वकार आदेश हो जाएगा। अब ऊपर सुसह कह नियम से क्या हुआ था? तकार को ककार और यहां वकार, ये ध्यान रखें। अब उदाहरण क्या हमारा? पक्व। उदाहरण क्या है? पक्व। अब पक्व को पच धातु है, इसमें पच धातु से पर निष्ठा के तकार को क्या हो गया? पकार आदेश। और ऊपर कौन सी धातु थी?
जी बहुत अच्छे। तो पच से जब निष्ठा में कत प्रत्यय आएगा, कत का त शेष रहेगा, कृत संज्ञा और अर्धातुक संज्ञा करेंगे, उसके बाद पचो वह नियम आता है। क्या नियम आता है? पचो वह क्या कहता है? तकार को वकार आदेश कर दो भाई। और जब तकार को वकार आदेश होगा तो पच वह हमारे पास शेष रहेगा। और चौकू नियम ऊपर की कक्षाओं में और ऊपर की सिद्धियों में हमने पढ़ा था, चौकू नियम से चकार को अर्थात चवर्ग को कवर्ग आदेश हो जाएगा। अब च को क हो गया, कर्म से प्रथम ही वर्ण है, तो पक प्लस वह हमारे पास शेष रहा, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे और इनको मिला देंगे तो पक्व हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है क्षयोमह। क्या नियम आता है? क्षयोमह। अब क्षयोमय का उदाहरण क्या है? क्षाम है। क्या है? क्षाम है। धातु क्या है? क्षय। धातु से पर निष्ठा के तकार को मकार आदेश हो जाएगा। अब यहां निष्ठा के तकार को क्या हो रहा है? मकार आदेश। समझने की बात है, कहीं तकार हो रहा, कहीं मकार हो रहा है, पर किन कारणों से हो रहा है, किन नियमों से हो रहा है, उनके लिए हर नियम भिन्न भिन्न है। ठीक है, हर धातु भिन्न है। यहां अक्षय धातु है, अक्षय धातु से तकार को क्या हो गया? मकार आदेश। यही है ना? तो रूप हमारा क्या बना? क्षाम है। अब क्षाम में धातु क्या है? क्षय। क्षय धातु की भुआदो धातु से धातु संज्ञा कर दी, निष्ठा से कत प्रत्यय आ गया, कत का केवल हमारे पास त से शेष रहेगा। क्षय प्लस त, लसक्व तदिते तस्य लोप आदि से संज्ञा करके लोप कर देंगे और कृत अतिंग से कृत संज्ञा कर देंगे, अर्ध धातुकम से अर्धातुक संज्ञा कर देंगे। ऊपर हमने एक नियम पढ़ा था, आदेश उपदेशे असिति, नियम से आई को आत्व हो जाएगा, अर्थात जो ऐकार है उसको आकार आदेश हो जाएगा धातु को। तो क्षय था, वहां पर क्षा हो गया, अक्षा प्लस त। अभी अभी नियम पढ़ा था क्षायोमह, सूत्र से क्या हो गया? तकार को मकार आदेश है, तो क्षाम हमारे पास बना, इनको मिला देंगे तो क्षाम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे, क्षाम रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन तो नहीं है ना? इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं, आज की कक्षा का हमारा अंतिम नियम रहेगा निष्ठायाम सेटी। अब निष्ठायाम सेटी क्या कह रहा है? सेट निष्ठा परे रहते नी का लोप होता है। अब उदाहरण क्या हमारे पास? भावितय भावित्वान है, भावितय भावित्वान, अर्थात णेर लोप हणी का लोप हो जाएगा। उदाहरण हमारे पास सर्वप्रथम आता है भावितय। भावितय में भावी धातु है, उसकी स्नादंत धातु वैसे धातु संज्ञा कर दी, निष्ठा से कत प्रत्यय आ गया। अब भावी प्लस कत, कत का त शेष रहेगा, लसक व तदिते से ककार की और तस्य लोप से लोप, कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा करने के बाद हमारे पास भावी प्लस त शेष रहता है। अभी अभी हमने नियम पढ़ा है निष्ठायाम सेटी, सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्र से जब इकार का लोप होगा तो भाव प्लस त हमारे पास शेष रहेगा और अर्धातुक का शेड बलादे से इट के आगम की प्राप्ति है और इट टित है तो आद्यंत टकित निष्ठा के आदि में, अर्थात निष्ठा क्या है? तकार, और तकार के आदि में हो गया तो भावी इट त, इट का ई शेष रहेगा। इट का क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। ये भावी नहीं रहेगा, ये भाव ही रहेगा। इसको हलंत कर देते हैं हम, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। भाव प्लस इट, इट का ई शेष रहा, हलंत्यम से टकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो भाव ई निष्ठायाम सेटी से फिर से इकार का लोप हो रहा है। दित्त दित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा
और इनको मिला देंगे तो भाविता हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। कोई कठिन नहीं है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को दृढ़ स्थूल बलयोः नियम से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।